नमस्कार। मेरा नाम आंचल, साइकोलॉजी मेरा पैशन। शुरू करते हैं अपना डेवलपमेंट का आगे वाला पार्ट। आज का हमारा पार्ट होगा डिस्प्यूट्स ऑफ डेवलपमेंट को लेकर, यानी कि डेवलपमेंट को लेकर जो एक कंट्रोवर्सी चली आ रही है, उसके कुछ पक्षों को सामने रखेंगे। तो मेजरली अगर मैं कहूँ कि ब्रॉडली हम इसको कितने डिस्प्यूट्स को कितने भागों में समझ सकते हैं, तो ये मुख्य तौर के ऊपर 3 है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पहला वाला डिस्प्यूट हमारा किसको लेकर है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका क्या बनेगा। फर्स्ट डिस्प्यूट है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि क्या विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या यह सतत प्रक्रिया नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ कि डेवलपमेंट को अगर मैं सतत प्रक्रिया मानती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट के जो हमारे 4 पक्ष वगैरह जिनको ब्रॉडली हमने माना था, उन सभी में हमारे को डेवलपमेंट कंटिन्यूअस देखने को मिलना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि जहाँ पर हम शारीरिक वाले पक्ष को लेकर चलते हैं, यानी कि जहाँ पर मैं ग्रोथ को डिनोट कर रही हूँ, जो कि फिजिकल डेवलपमेंट कहलाता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट मैंने बताया था, ये कब खत्म हो जाता है, कब ये ओवर हो जाता है। तो ये मैच्योरिटी जब हो जाती है, तब ये फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है, ये ओवर हो जाता है। गेट स्टॉप्ड व्हेन मैच्योरिटी इज अटेन, यानी कि परिपक्वता को पाने के बाद जो शारीरिक विकास है, वो कम हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब हम अगर फिजिकल के सेंस में बात करें, तो हम डेवलपमेंट को यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस मानेंगे। और अगर मैं कंटिन्यूअस वाले पॉइंट पर आती हूँ, तो जहाँ पर हम डेवलपमेंट के बाकी पक्षों के ऊपर लेकर चले, जैसे इमोशनल है, सोशल है या कॉग्निटिव वाला पार्ट है, अगर इन पक्षों को देखकर चलते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, उतना ज्यादा बच्चे का डेवलपमेंट होगा। जैसे कि अगर हम वाइगॉट्स्की साहब की थ्योरी को लेकर चलते हैं, तो वाइगॉट्स्की जी का यही मानना है कि सोशल इंटरैक्शंस जो हैं, वो लर्निंग को, कॉग्निटिव लर्निंग को और ज्यादा फैसिलिटेट करेंगे। तो इसका मतलब ग्रेटर इज द एक्सपोजर, ग्रेटर विल बी द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो उनकी थ्योरी किस बात की ओर इशारा करती है, तो वाइगॉट्स्की जी के संदर्भ में अगर हम देखते हैं, तो वहां पर हम कहेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट अपने आप में या डेवलपमेंट अपने आप में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। तो इस प्रकार हम डेवलपमेंट के लिए फिर क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हमें यहाँ पे डेवलपमेंट को कहना होगा ये कंटेक्सुअल है। कंटेक्सुअल के मायने में कह रही हूँ, संदर्भगत है। विकास के कुछ पक्षों में हम देखते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया के रूप में माना जा सकता है, जब हम इन 3 मेजर डोमेन्स की बात करते हैं। लेकिन अगर हम फिजिकल वाले डोमेन की बात करते हैं, तो वहां पर हमें मानना पड़ेगा कि डेवलपमेंट अपने आप में एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कहलाएगा। अब इस चीज को लेकर क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने हरियाणा टेट वाले पेपर में से उठाया है, और उनमें क्वेश्चन कुछ इस रूप में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी, निम्न में से कौन सा सिद्धांत, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी स्टेट्स दैट development is not a continuous process। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस बात की पुष्टि करता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है। तो ऑप्शंस में तौर पर यहां पर दे रही हूं, पहला कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे। क्या पियाजे का ऐसा मानना है? क्या इसे हम सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि बेंड्यूरा साहब के द्वारा दी गई, उससे रिलेट कर सकते हैं? क्या इसे हम बिहेवियरिज्म के साथ रिलेट कर सकते हैं, जिसे आप व्यवहारवाद कहते हैं? या क्या हम इसको इकोलॉजिकल थ्योरी, पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत के साथ रिलेट कर सकते हैं?
तो मैंने ऑप्शंस हिंदी में सारे बोल दिए हैं कि निम्न में से कौन-सा सिद्धांत यह मानता है कि विकास अपने आप में एक सतत प्रक्रिया नहीं है? क्या यह कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो पियाजे के द्वारा दिया गया उसको लेकर है, या ये बेंड्यूरा साहब के सामाजिक अधिगम को लेकर है, या ये व्यवहारवाद को एज़ इन टोटल लेकर है, या चौथा वाला है आपका पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत? अब जैसे-जैसे आप आगे ये थ्योरीज़ भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा, तो पिक्चर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आपका आंसर बनेगा पियाजे का। अब क्यों बनेगा पियाजे का आंसर? क्योंकि पियाजे साहब का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे, तो उसमें ये दिया गया है कि बाय द टाइम अ चाइल्ड रीचेस टू द एज ऑफ 15, ऑलमोस्ट उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। तो जहां पर हमने एज एंड स्टेज मॉडल जो पियाजे के अकॉर्डिंगली दिया गया, तो वहां पर उन्होंने 15 साल की उम्र के आगे कोई भी स्टेज नहीं दी है। तो इसका मतलब 15 तक पूरा हो गया। तो वहां पर हम ये नहीं कह पाएंगे कि विकास अपने आप में एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम बाकी के 3 ऑप्शन लेकर चलते हैं, तो जहां पे सामाजिक अधिगम जो कि एल्बर्ट बेंड्यूरा का है, तो उनका ये मानना है कि सोशल लर्निंग के लिए आपका सबसे अच्छा टूल क्या है? वो कहलाता है आपका ऑब्जर्वेशन। और जितना ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा, उतना आप लोगों का अवलोकन करेंगे, उतना प्रेक्षणात्मक अधिगम यानी कि उतना ज्यादा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हम में आएगी, और उन चीजों को हम मॉडलिंग के तहत हम उन सारी चीजों को अपने अंदर ढाल लेते हैं। तो इसका मतलब जैसे जैसे हमें एक्सपोजर सोसाइटी का मिलता चला जाएगा, तो वहां पर हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट कंटिन्यूस होगा। तीसरे में अगर हम आते हैं जो कहता है हमारा बिहेवियरिज्म, तो बिहेवियरिज्म का तो पूरे सिद्धांत को अगर मैं एक लाइन में समझाना चाहूं, तो मैं कहती हूँ बिहेवियरिज्म इस बात को लेकर है कि एनवायरमेंट शेप्स अ डेवलपमेंट, यानी कि सबसे बड़ी भूमिका वहां पर वातावरण की होगी। जो हमारी लर्निंग हो या हमारी पर्सनालिटी हो, वो उस पर केवल जो एक मेन रिमोट कंट्रोल जिसका रहेगा, जिसके हाथ में एक डायरेक्टिव फोर्स जो रहेगी, वो केवल एनवायरमेंट को लेकर होगा। तो इसलिए जैसे जैसा हमारा एनवायरमेंट जो है वो हमें जैसा मिलता चला जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली हमारी पर्सनालिटी बनती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये भी किसको सपोर्ट कर रहा है? केवल आपके कंटिन्यूअस पार्ट को। और चौथा जहां इकोलॉजिकल थ्योरी है, तो वहां पे जो ब्रॉनफेन ब्रेनर ने अपना सिद्धांत दिया है, जिनमें उन्होंने सोशल इंस्टीट्यूशंस को लेकर बात करी है, तो वहां पे भी वही है कि जैसे जैसे वो 5 मंडलीय सिद्धांत में विकास के दौरान जब बच्चा इन पांचों मंडलों की ओर अग्रसित होता है, तो हर मंडल पर उसको अलग अलग सामाजिक संस्थाओं का प्रभाव पड़ता चला जाता है। और जैसे जैसे वो प्रभाव पड़ता चला जाता है, तो उसका अधिगम उतना ज्यादा व्यापक होता चला जाता है। यानी कि जैसे जैसे अधिगम होगा, वैसे वैसे बच्चे में विकास आना शुरू होगा। तो इसीलिए तीनों की तीनों नीचे वाली थ्योरीज बीसीडी सपोर्ट इस बात को करती है कि डेवलपमेंट अपने आप में कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन पियाजे की थ्योरीज को सपोर्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन इस प्रकार का आपका जो फर्स्ट डिस्प्यूट हमने डिस्कस करा उसको लेकर है। आगे के क्वेश्चंस मैं अपने आप पे अपने लेवल पे बना दूंगी आप लोगों को। अब आते हैं हम नंबर 2 डिस्प्यूट पे। नंबर 2 डिस्प्यूट, जैसे कि मैंने कहा था कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, नेचर वर्सेस नर्चर। अब अगर बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे तो सिंपल ये पूछा जाएगा कि प्रकृति पोषण विवाद में पोषण शब्द या आपका प्रकृति शब्द किसकी ओर संकेत करता है? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन बनता है। जहां हम नेचर की बात कर रहे हैं, तो नेचर आनुवांशिकता को लेकर है, और नर्चर एनवायरमेंट को लेकर है, वातावरण को लेकर है। अगर हम इस डिबेट को इस रूप में देखें कि किसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो वही एक कंट्रोवर्सी है। जब ये कंट्रोवर्सी है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी रिजल्ट नहीं आया कि मैं कहूँ दोनों का 50% प्रभाव पड़ेगा, बिकॉज हम इस चीज को टेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये आपस में नेचर और नर्चर का अगर हम कंक्लूजन निकाल के चले, तो ये आपस में इंटरवोवन है।
ये इतनी ज़्यादा आपस में जुड़ी हुई हैं कि हम इनका प्रभाव पृथक रूप में नहीं देख सकते। इन दोनों का जो मिला-जुला प्रभाव होगा, वही बच्चे की पर्सनैलिटी को या बच्चे की डेवलपमेंट को दिखाएगा। तो यहाँ पर जो हेरिडिटी वाला पार्ट जिसको हम नेचर के थ्रू बता रहे हैं, उसके मायने क्या है? यहाँ पे हेरिडिटी को नेचर इसलिए बोला जा रहा है कि ये उन बदलावों को लेकर है, उन ट्रेड्स को लेकर है विच आर नॉट सब्जेक्टेड टू एनी चीज। यानी कि आप कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट दे दो, लेकिन कुछ जो आपकी चीजें हैं वो आपके जीवन में वैसी ही बनी रहती है, जिनको आप बदल नहीं पाते हैं। तो कुछ ना कुछ आपने पर्सनालिटी ट्रेट्स में देखा होगा जहां हमारे को लगता है कि हेरिडिटी की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आपने देखा हो कि बच्चों का जो एक इमोशनल मेकअप है या बच्चों में जो एक मोरालिटी है, कहते हैं ना कि जैसा कुआं वैसा पानी। तो अगर मोरालिटी जैसे कि बारे में बात करूं तो नैतिकता जो है वो कहीं ना कहीं माता पिता से बच्चों में एक जन्मजात गुणों के रूप में आती है। हम अक्सर देखते हैं, अगर बच्चे का अच्छा, मैं कहना चाहती हूँ, अगर अच्छे माँ बाप से नहीं है, बच्चे के संस्कार अच्छे नहीं है, तो आप भले ही उसको कितने बड़े इंटरनेशनल स्कूल में डाल लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं नेचर जो है, प्रकृति जो है, आनुवांशिकता जो है वो अपना रंग दिखाती है और हम देखते हैं कि उसका प्रभाव पूरा पूरा देखने को मिलता है। कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिसमें आपका एनवायरनमेंट कुछ खास भूमिका अदा नहीं कर पाता। तो कहीं चीजें ऐसी हैं जिसको हम कहते हैं टोटली एट्रीब्यूटेड टू हेरिडिटी है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, ये कहना गलत होगा। एनवायरनमेंट की भूमिका है बहुत ज्यादा। अगर एनवायरनमेंट अच्छा देंगे तो हम इस प्रकार के जो ट्रेड्स, कुछ नेगेटिव ट्रेड्स भी है जिनको हमें लगता है कि माँ बाप से बच्चों में आए हैं, अच्छा एनवायरनमेंट उन ट्रेड्स के ऊपर भी एक सकारात्मक रूप में उसका परिवर्तन लेकर आ सकता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि बच्चों के लिए क्राइम जहाँ पर हो जाता है, तो वहाँ पे उस तरीके की जुवेनाइल बच्चों को एक आश्रम में, एक सुधार गृह में डाला जाता है। वो सुधार गृह में डालने का तात्पर्य ही यही है कि अगर हम बच्चों को अच्छा वातावरण देंगे तो इन बच्चों में भी सुधार आने की संभावना है। हम ये नहीं कहते कि इनके माँ-बाप चूँकि चोर थे तो इसीलिए बच्चे भी चोर रहेंगे और इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो साइकोलॉजिस्ट का ये मत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि नेचर और नर्चर के प्रभाव को आप पृथक रूप में अलग-अलग करके नहीं देख सकते हैं। इसका कंक्लूजन यही निकाला गया कि इन दोनों का मिला-जुला प्रभाव होता है, यानी कि इन दोनों का रिलेटिव कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि पर्सनालिटी को डिटरमिन करता है, दोनों का सापेक्षिक योगदान होता है। तो कभी भी हम इसको परसेंटेज रूप में नहीं दे सकते कि 60% पार्ट हेरिडिटी का आएगा या 40% पार्ट डेवलपमेंट का होगा। साइकोलॉजी में कंक्लूजन के तौर पे यही माना गया है कि यह अपने आप में एक रिलेटिव है, दे बोथ आर इंटर रिलेटेड। नोबडी नोज कि कब हेरिडिटी हावी हो जाएगी, कोई नहीं जानता, कब एनवायरनमेंट का प्रभाव ज्यादा आ जाएगा। अब कभी-कभी यही क्वेश्चन नेचर वर्सेस नर्चर का जो ऑप्शन है, वो बदल के भी दिया जा सकता है और इसका एक दूसरा नाम भी हम लेकर चल सकते हैं, और वो नाम कहलाएगा स्टेबिलिटी वर्सेस प्लास्टिसिटी। या मैं यहाँ पे प्लास्टिसिटी वर्ड की जगह अनस्टेबिलिटी वर्ड भी लिख सकती हूँ, यानी कि स्थिरता बनाम लचीलापन, या लचीलापन नहीं है तो स्थिरता बनाम अस्थिरता। अब इसके मायने क्या है, ये भी वही कह रहा है। स्टेबल वर्ड का मतलब ही अपने आप में क्या है, जिसको आप बदल नहीं पाएंगे। तो कभी आपको ऑप्शन में हो सकता है कि मिलेगा नेचर वर्सेस नर्चर है, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट है, स्टेबिलिटी वर्सेस प्लास्टिसिटी है। तो याद रखिएगा कि तीनों के तीनों पॉइंट एक ही बात की ओर संकेत कर रहे हैं। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, हेरिडिटी को आप किस तरीके की सामाजिक संरचना मानते हैं? क्या यह अपने आप में
प्राइमरी है, प्राथमिक है? क्या यह सेकेंडरी सामाजिक संरचना है यानी कि द्वितीय है? क्या यह अपने आप में डायनामिक सोशल स्ट्रक्चर है या ये अपने आप में स्टैटिक है? तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में हेरिडिटी वर्ड के साथ या हमारा स्टेबिलिटी वर्ड को साथ अगर दोनों को मिला लूं तो मैं कहूंगी हेरिडिटी अपने आप में एक स्थिर संरचना है। एक स्थिर संरचना का मतलब क्या है? वही बात जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। जैसे कि हमारी कौन सी चीजें हैं जो हेरिडिटी से काफी डिसाइड होती है। हमारी आंखों का क्या रंग होगा, हमारे बालों का किस प्रकार का टेक्सचर होगा, आपके बाल भारी हैं, आपके बाल हल्के हैं, इसी प्रकार से हमारी स्किन का किस प्रकार का टेक्सचर वगैरह होगा। और तो और इंटेलिजेंस यानी कि अगर मैं आईक्यू की बात करूं तो वो भी बहुत हद तक हेरिडिटी से रिलेट होता है। अब हेरिडिटी से यहाँ पे बुद्धि को रिलेट करने का मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि अगर माँ बाप इंटेलिजेंट होंगे तो उनके बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो हेरिडिटी से रिलेटेड है, नहीं। यहाँ मैं इंटेलिजेंस को हेरिडिटी के साथ इसलिए रिलेट कर रही हूँ क्योंकि हमने हेरिडिटी को स्टेबल स्ट्रक्चर माना है। इसके मायने ये है कि जितना आईक्यू हमारा होता है वो आईक्यू को हम बढ़ा नहीं सकते। अगर हम आईक्यू को बढ़ा पाते तो मेरे ख्याल से हमारे को इंक्लूसिव एजुकेशन भी ना लाना पड़ता और ना ही इंक्लूसिव एजुकेशन से पहले हमें स्पेशल एजुकेशन बनाना पड़ता, क्योंकि अगर हम सभी के आईक्यू को बदल पाते तो इसका मतलब यही है, कहना चाहती हूं मैं, कि हेरिडिटी को मैं जिन ट्रेड्स के साथ रिलेट कर रही हूं उसके मायने ये है कि हम उन चीजों को बदल नहीं सकते हैं। तो हमारे पास टीवी में जो हजार तरीके के ऐड आते हैं, जिसे मैं कहूंगी कॉस्मेटिक माफिया हमारा चल रहा है कि फलानी क्रीम लगाने के बाद आपकी स्किन में इतना परिवर्तन आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वो अपने आप में ऐसी चीजें हैं जहां पर हेरिडिटी डिसाइड करती है कि हमारी स्किन का टेक्सचर क्या होगा, या हमारी आंखों का अगर हमें रंग बदलना है तो फिर हमारे को लेंस अलग से आर्टिफिशियल लेके आने पड़ेंगे। तो हमारे अपने लेंस नहीं बदल जाते, बल्कि हम अगर बाहर से लेकर अपनी आंखों में वो नीले पीले लेंस लगा रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट के कारण लगा रहे हैं कि हमारे पास वो चीजें टेक्नोलॉजी के कारण अवेलेबल हो गई है। लेकिन हेरिडिटी नहीं कहती कि इसको करने से आपकी ये चीजें बदल जाएगी। तो ध्यान बस ये रखना कि हेरिडिटी वर्ड किसको संबोधित कर रहा है? उन चीजों को जिनको बदला नहीं जा सकता। और इसको लेकर काफी अच्छा लेवल क्वेश्चंस का DSSB के 2018 और 2019 के पेपर में देखने को मिला, और उसके लिए मैं एक स्पेशल सीरीज बनाकर अगले वाले में दूंगी आप लोगों को। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे क्या-क्या बन सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का मिल सकता है। पहला, रेखा का यह मानना है, रेखा का मानना है, रेखा इज ऑफ द व्यू कि बच्चे की भाषा पर पकड़ उसकी जन्मजात शक्तियों के कारण होती है, यानी कि इन्नेट जन्मजात शक्तियों के कारण होती है। लेकिन दूसरी ओर उसके साथी का ये मानना है, लेकिन उसके साथी का मानना है कि यह एनवायरनमेंट पर डिपेंड होती है। उसके साथी का मानना है कि यह एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। यानी कि एनवायरनमेंट वर्ड अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि उसको भाषा संबंधी जो भी अवसर हम प्रदान करेंगे उसके कारण होती है। तो बताइए, इन दोनों की यह जो चर्चा है, इनकी ये जो डिस्कशन है, वो किस चीज को पॉइंट आउट करती है? तो यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख कर दे देती हूँ। क्या यह चर्चा इस बात को लेकर है कि कंटिन्यूअस वर्सेस डिसकंटिन्यूअस को लेकर है? क्या यह बात इस चीज को लेकर है कि नेचर वर्सेस नर्चर को लेकर है?
क्या यह बात इस चीज को लेकर है कि अर्ली एक्सपीरियंसेस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंसेस है, यानी कि आरंभिक अनुभव या बाद के अनुभव, कौन सी चीज को लेकर है? तो यहाँ पर ये मेरे तीन ऑप्शंस बनकर आ गए। तो यहाँ अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में दो अलग अलग लोगों का मत है, यानी कि वही जो साइकोलॉजी के हमारे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है। एक का मानना है कि हेरिडिटी का काफी प्रभाव पड़ता है और दूसरे का मानना है नहीं, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो यहाँ पर हमारा इन दोनों का जो डिबेट है वो किसको हाईलाइट करता है? वो हाईलाइट करता है हमारा प्रकृति पोषण विवाद को लेकर। अब इसमें पहला वाला ऑप्शन तो आपको क्लियर है कि कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस कब आएगा, यहाँ पे तो सतत विकास वगैरह को लेके कुछ नहीं दिया। थर्ड वाला जिसको मैं कहती हूँ आरंभिक अनुभव या पश्च अनुभव, अब ये कौन सा वाला डिबेट है और उसके लिए इसी भाषा के क्वेश्चन को किस प्रकार घुमाया जा सकता है वो मैं आप लिख देती हूँ। तो हमारा जो अगला वाला डिस्प्यूट है थर्ड नंबर का, वो इसी चीज को लेकर है, अर्ली एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं ज्यादा या लेटर एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं? तो इसका भी दूसरा भी नाम बनेगा थर्ड वाले का, अर्ली एक्सपीरियंसेस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। इसी को हम दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं कि क्या एक क्रिटिकल पीरियड होता है या यह सेंसिटिव पीरियड होता है? अब किस चीज को लेकर है ये डिबेट? ये चीज इस बात को लेकर है कि कुछ लोगों का यह मानना है, साइकोलॉजिस्ट का, इनकी थ्योरीज भी अभी आप आगे पढ़ेंगे, कि बच्चे को जीवन में जो आरंभिक अनुभव दिए जाते हैं वो बच्चे की पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। दूसरी ओर लोगों का मत है नहीं, आरंभिक अनुभव इतने मैटर नहीं करते क्योंकि तब तो बच्चा बहुत छोटा होता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, मेच्योरिटी की तरफ आने लगता है, तो उस समय उसको आप जिस प्रकार की गाइडेंस देना शुरू करते हैं, देन इट रियली मेक्स सेंस टू द चिल्ड्रन। और तब उनके अंदर जो एक्सपेक्टेड आप चाहते हैं कि बदलाव आने चाहिए, वो आने शुरू करते हैं। तो यानी कि हम किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं? अगर मैं क्वेश्चन इसके ऊपर बना के देना चाहूं तो मैं कहती हूँ कि एरिक्सन साहब का जो काम है, जो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, या सिगमंड फ्राइड जी का जो काम है, जिन्होंने 5 अवस्थाएं दी है, एरिक्सन ने साइको सोशल के अंदर 8 प्रकार के सिद्धांत दिए। दोनों की थ्योरीज में एक बात कॉमन है कि दोनों ने बिल्कुल आरंभिक जीवन के बिल्कुल आरंभिक यानी कि बर्थ से लेकर अपनी थ्योरी को दिया है। यहाँ पर फ्रायड साहब का एक कथन गौरतलब है कि 5 वर्ष की उम्र तक बहुत से बच्चे के व्यक्तित्व का, यानी कि बच्चे का आगे क्या पर्सनालिटी टाइप रहेगा, उसको हम बता सकते हैं अगर हम बच्चे का 5 साल तक के जीवन को ट्रेस कर लेते हैं। तो इसका मतलब एरिक्सन साहब की जो थ्योरी है वो किसके ऊपर बल दे रही है? उनका ये मानना है कि अर्ली एक्सपीरियंसेस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। लेकिन अगर दूसरे लोगों को हम मानते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जहाँ पे हम काउंसलर्स वगैरह को लेकर चलते हैं, या आपकी जो काउंसलिंग साइकोलॉजी का स्कूल को लेकर चलते हैं, गाइडेंस वाले को लेकर चलते हैं, तो उनका ये मानना है कि नहीं, जब बच्चे को हम आगे चलकर गाइड करना शुरू करते हैं तो पता चलेगा। अब इसके ऊपर अगर मैं क्वेश्चन कहती हूँ कि सिगमंड फ्रायड का लीजिए या आप एरिक्सन का लीजिए, दोनों ने एक खास अवस्था के ऊपर बात करी है, जहां पर आप लोगों को सिगमंड फ्रायड का सेकेंड स्टेज एनाल का मिलता है और एरिक्सन साहब का अगला स्टेज मिलता है, जहां पर हम कहते हैं कि टॉयलेट ट्रेनिंग ऑटोनॉमी वाली स्टेज के अंदर। तो क्या टॉयलेट ट्रेनिंग शेप करती है आपकी पर्सनालिटी को? अगर मैं कहती हूँ कि टॉयलेट ट्रेनिंग ही बताएगा कि आगे चलकर आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का बनेगा, क्या आपका व्यक्तित्व बड़ा आक्रामक बनेगा, या आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का होगा जो हर चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, या कुछ इस रूप में कि आपकी पर्सनालिटी कुछ इस प्रकार की बनेगी जहां पर आप बड़े ही केयरफ्री है, या आपके आप बड़े ही ज्यादा केयरफुल है? तो ये बात आपके टॉयलेट ट्रेनिंग बताएगी कि आप जब when you grow up to an adult, so whether you will grow up as a carefree person or as a careful person, and this will be decided only by the toilet training that you receive in your childhood time. So what am I talking about?
वहां पर आप लोगों के लिए ऑप्शन, अगर मैं सारे डिबेट्स लिख के दूंगी तो वहां पर आपके लिए आंसर बनेगा अर्ली एक्सपीरियंसेस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंसेस। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो आपका नीचे वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। यानी कि कहने के मायने क्या है कि आरंभिक वर्षों में अगर बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट हम देते हैं, अच्छी ट्रेनिंग हम देते हैं, तो उस तरीके के बच्चों का एक सामाजिक, जो मनोसामाजिक प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, जो एक साइको सोशल बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो बहुत अच्छा पड़ता है। और इसके ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने काम किया, चाहे काम वो हार्लो का लेकर हो या बॉल बाय का अटैचमेंट स्टाइल्स को लेकर हो। तो अटैचमेंट स्टाइल्स में भी ये बताया गया है कि जैसे आपने देखा होगा खुद भी कि कुछ बच्चे, जहां पर कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, जो अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते हैं, तो वो बच्चों को अपने डे केयर सेंटर में छोड़ देते हैं और उनके बच्चों का कुछ इस प्रकार का बचपन बीता है कि जब पेरेंट्स अपने काम से पूरी तरह, जब हो जाता है उनकी ड्यूटी, उनकी शिफ्ट पूरी हो जाती है, जब वो जाके बच्चों को लेने जाते हैं, तो बच्चा कुछ खास रिएक्ट नहीं करता, कुछ खास ऐसा ग्रीट नहीं करता कि वो अपनी एक एक्साइटमेंट नहीं शो करता कि अपने पेरेंट्स को देखकर। तो वहां पे एक इस प्रकार का अटैचमेंट है, वो एक इनसिक्योर अटैचमेंट है। तो वहां पे अवॉइडेंस वाला है, जहाँ कि बच्चे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि पेरेंट्स आ गए हैं। और इस प्रकार के बच्चे जब आगे चल के किसी रिलेशनशिप में पड़ते हैं, तो वो अपने रिलेशन को उतनी लगन से, उतनी लॉयल्टी के साथ नहीं निभा पाते हैं, क्योंकि वो जो अर्ली एक्सपीरियंसेस उनको अपने मिले होते हैं, यानी कि द वे हाउ दे आर बीइंग ब्रॉट अप बाय देयर पेरेंट्स, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट देयर होल लाइफ। बट दिस इज अ व्यू, दिस इज व्हाट मेनी साइकोलॉजिस्ट अपहोल्ड। लेकिन हम इसको जनरलाइज नहीं कर रहे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, जिन बच्चों को इस प्रकार का टूटा हुआ बचपन मिलता है, या जिसको हम लॉस्ट चाइल्डहुड कहते हैं, उस प्रकार के बच्चों को भी यदि हम एक अच्छी काउंसलिंग, एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, या जब पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करके उन्हें ये सिखाया जाता है, यू रियली नीड टू गिव क्वालिटी टाइम टू योर चिल्ड्रन, एंड व्हेन दे रियली ऑप्ट फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, तो बच्चों में परिवर्तन आना शुरू होता है। जो बॉन्डिंग तब नहीं थी, वो काउंसलिंग देने के बाद जब वो बॉन्डिंग आ जाती है, तो इसका मतलब लेटर एक्सपीरियंसेस जो है, दे डू हैव अ रोल, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है बच्चे की पर्सनालिटी को शेप करने में। तो इस प्रकार का जो हमारा डिबेट है वो कहलाएगा अर्ली एक्सपीरियंसेस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंसेस को लेकर। तो इस प्रकार हमारे तीनों के तीनों डिबेट्स पूरे हो जाते हैं। अब इस डिबेट्स को लेकर क्वेश्चंस किस किस रूप में आते हैं। क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला कि लैंग्वेज को लेकर आता है, तो लैंग्वेज को लेकर अगर मैं कहती हूँ, कुछ लोगों का ये मानना है कि अर्ली चाइल्डहुड, यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन बना रही हूँ उसमें से काफी और क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, इसलिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। अर्ली चाइल्डहुड इज अ टाइम when most of the children pick up language, when most of the children pick up language, and if the child miss that period, if the child miss that period, what do you think? What do you think? Will he be able to catch up? Will he catch up? क्या वो बाकी बच्चों के समान आगे चल के बढ़ सकता है? तो अगर इस प्रकार की सिचुएशन है, तो वहां पर आपके लिए कौन से डिबेट के ऊपर मैं बात कर रही हूँ? क्या यह पहला वाला पॉइंट कंटिन्यूअस वर्सेस डिसकंटिन्यूअस को लेकर है, या नंबर टू वाला पॉइंट जो मैंने डिस्कस करा था आप लोगों के साथ, नेचर वर्सेस नर्चर को लेकर है, या यह है अर्ली एक्सपीरियंसेस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंसेस को लेकर है, या इसकी जगह मैं नाम दे दूं आपको सेंसिटिव पीरियड वर्सेस क्रिटिकल पीरियड को लेकर है? तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आंसर बनेगा क्रिटिकल पीरियड वर्सेस सेंसिटिव पीरियड। और यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पर मैंने इसी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कई आंसर बता दिए। अब ये क्रिटिकल पीरियड या सेंसिटिव पीरियड, कुछ लोगों के लिए क्रिटिकल है, कुछ लोगों के लिए सेंसिटिव पीरियड है, ये कहाँ कहाँ पर अपना अपने एक्सप्रेशन शो करता है? ये करता है जहाँ पे बात करते हैं क्रिएटिविटी की, जहाँ पर बात करते हैं हम लैंग्वेज को लेकर।
तो ये लैंग्वेज का सीटेट ने भी एक बार 2019 में दोनों पेपर में, एक जून वाला पेपर और एक आपका अगर मैं दिसंबर वाला पेपर लूँ, दोनों पेपर में इसी बात को लेकर क्वेश्चन पूछा था कि बच्चे में लैंग्वेज का सेंसिटिव वाला पीरियड कौन सा काल में आएगा? क्या वो इन्फेंसी का होगा, अर्ली चाइल्डहुड का होगा, मिडिल चाइल्डहुड का होगा, एडोलसेंस का होगा? फिर दिसंबर वाले पेपर में पूछा कि बच्चों में क्रिएटिविटी के जो लक्षण है, यानी कि जब बच्चे को आप क्रिएटिविटी के लिए प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, कुछ ट्रेन कर सकते हैं, तो वो वाला काल आपका कौन सा होगा? फिर से वही ऑप्शन है, इन्फेंसी वाला होगा, अर्ली चाइल्डहुड होगा, मिडल होगा या एडोलसेंस होगा? तो दोनों में आप लोगों का आंसर बनेगा अर्ली चाइल्डहुड का। और अब ये माना जाता है, जो आज की अब मॉडर्न साइकोलॉजी है, वो इस बात को लेकर है कि अब हम क्रिटिकल पीरियड को नहीं देते। तो सीटेट ने भी जो क्वेश्चन डाला था, उन्होंने भी सेंसिटिव पीरियड वर्ड को टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करा है। तो अब हम ये मानते हैं नहीं, सेंसिटिव पीरियड इस बात की ओर संबोधित करता है व्हेन इज अ चाइल्ड एक्चुअली रेडी टू लर्न, कब बच्चा जो है वो एक्चुअली सीखने के लिए तैयार होता है। तो जब बच्चा तैयार होता है तो वही कहलाएगा जब बच्चा संवेदनशील है, जब बच्चा सेंसिटिव है एंड ही रियली वांट्स टू लर्न। और वो जो लर्निंग कब होगी, फिर उसके लिए जब आप अपॉर्चुनिटीज बच्चे को प्रोवाइड करोगे तो बच्चा खुद उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल ऑफ करेगा और उसमें क्रिएटिविटी भी आएगी और अच्छी लैंग्वेज भी आएगी। तो इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर अगर मैं कहूं कि आपका क्या मानना है कि ये किस प्रकार के व्यू को दिखाता है, किस प्रकार के डिस्प्यूट को दिखाता है, तो ये कहलाएगा आपका क्रिटिकल वर्सेस सेंसिटिव पीरियड को लेकर। तो ये थे हमारे कुछ खास डोमेन्स के साथ साथ हमारे कुछ खास डिस्प्यूट्स जो डेवलपमेंट के सभी पक्षों को लेकर दिए गए। अब कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा ऐसा आ जाता है जहां पर गलती करने की बहुत गुंजाइश होती है। अब वो गलती करने की गुंजाइश कहाँ-कहाँ पर होती है? जैसे कि मैं लिखती हूँ, एक बच्चा जो है, उसको हम अ चाइल्ड इज़ रेज़्ड इन एन अलूफ एनवायरनमेंट, एक ऐसे अलग-थलग वातावरण में बच्चे का आप पालन-पोषण करते हो, जहाँ पे बच्चे को कुछ खास या गतिविधि मतलब सामाजिक अंतःक्रिया करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता। वेयर देयर इज़ लेस ऑफ ह्यूमन कॉन्टैक्ट and the child shows long lasting language deficits. Long lasting language deficits. भाषा में कमी। तो अगर एक बच्चा जिसको आप शुरू में ऐसे पालते हैं, जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप बच्चे को बाकी लोगों के इंटरैक्शन में, बाकी लोगों के कांटेक्ट में नहीं आने देते, तो उस प्रकार के बच्चों में ऐसा देखने को मिला है कि आगे चल के उस प्रकार के बच्चों में भाषा को लेकर खास विकास नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पर ये जो सारी चीज है, ये किसको पॉइंट आउट कर रही है कि बच्चे में अगर भाषा को लेकर अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा है, तो ये किस बात का सबूत देती है? क्या यह इस बात का सबूत देती है कि एनवायरनमेंट बच्चे को अच्छा नहीं मिला, या उसमें अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या मैं कहती हूँ यहाँ पर इंटरैक्शनिस्ट है कि एक अंतः क्रिया या अन्योन्य क्रिया नहीं है, या यहाँ पर चौथे वाले के अंदर मैं दे सकती हूँ प्रेग्मेटिस्ट या प्रेग्मेटिज्म, प्रकार्यवाद। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि अगर एक बच्चे को इस प्रकार का एनवायरनमेंट मिलता है जहां पर उसको ह्यूमन कांटेक्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उस प्रकार के बच्चे के अंदर लॉन्ग लास्टिंग लैंग्वेज डेफिशिएंट्स मिलते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से आप रिलेट करेंगे अगर आप लोगों ने जंगल बुक का मोगली वाले कैरेक्टर के बारे में देखा होगा और सुना भी होगा। तो उस पूरी कहानी के अंदर ये दिखाया गया है कि जब मोगली को जंगल में लीला नाम की जो भेड़िया था उसने पाला था, तो उसके अंदर ह्यूमन लैंग्वेज नहीं आई, वो बिल्कुल बाकी जानवरों की भाषा ही बोला करता था। यानी कि उसमें जैसा एनवायरनमेंट उसको जंगल का मिला, तो वो जानवरों की ही भाषा बोलता रहा। लेकिन जब मोगली आखिरी लास्ट वाले फेज में दिखाते हैं कि जब वो गांव की ओर जाता है और उसको एहसास होता है कि वो एक्चुअली एक ह्यूमन बीइंग है, तो वो गांव के लोगों की भाषा को भी बड़ी जल्दी फिर धीरे धीरे अपनाना शुरू करता है व्हेन ही एक्चुअली गेट्स टू नो दैट ही इज अ ह्यूमन बीइंग।
तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे में इस प्रकार के लैंग्वेज के जो देरी वाला प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है, वो डिले के लिए ज़िम्मेदार कारक कौन-सा कहलाएगा? क्या यह अपने आप में वातावरण कहलाएगा? क्या यह अपने आप में एक जैविक कारण कहलाएगा कि हो सकता है कि बच्चे का तालु ही इस प्रकार का बना हुआ है कि वो बोल ही नहीं पा रहा है? या कुछ इंटरैक्शंस के अंदर मैं कह रही हूँ कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एक मिला-जुला प्रभाव था। तो समझ लीजिएगा जहाँ पे इंटरैक्शंस व्यू कह रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि नेचर और नर्चर का आपस में क्या इंटरैक्शन रहा है। और चौथा वाला मैं कह रही हूँ प्रैग्मैटिज्म, दैट मेक्स नो सेंस, जो इसका इसमें कोई भी लेना-देना नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आंसर क्या बन रहा है? क्वेश्चन में तो खुद ही लिखा था कि बच्चे को इस प्रकार के एनवायरनमेंट में दिया है। तो बच्चे में जो लैंग्वेज को लेके डिले आ रहा है, दिस कुड बी एट्रिब्यूटेड वेल टू द एनवायरनमेंट। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन हम और बना सकते हैं जिसको थोड़ा-सा इसी प्रकार के क्वेश्चन से बदलाव लेकर आ सकते हैं। अगर हम मान के चलते हैं कि एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है, एनवायरनमेंट प्लेज अ ग्रेट रोल इन shaping the personality of the child, in shaping the personality or development of a child. Which of the following, which of the following does not support it? यानी कि इसमें से जो चार ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो एनवायरमेंट वाले पार्ट को नहीं संबोधित करेगा। अब वो पार्ट आपको कौन सा होगा? पहला मैं देखती हूँ, अधिगम का, जिस प्रकार की आप अधिगम की क्वालिटी दे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लर्निंग है, क्या यह कहलाएगा आपका इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस। तीसरा वाला मैं कह रही हूँ जहां पर आप कहते हैं सोशल एनवायरनमेंट, और चौथा वाला पार्ट कहती हूँ मैं कल्चर वाला पार्ट। तो यहाँ पर आपको ये दिखाना है, ये बताना है इनफैक्ट यहाँ पर कि कौन सा वाला ऐसा पार्ट है जो कि एनवायरनमेंट को नहीं डिनोट कर रहा। तो आपको इन चारों में से कहीं ना कहीं ऑड मैन आउट निकालना है। तो बड़े ध्यान से देखना होगा। पहला वाला कह रहा है क्वालिटी ऑफ लर्निंग। क्वालिटी ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है? यानी कि जैसे कि आप लोग, हम अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमारे घर में डिस्प्यूट होता है, मुझे अपने बच्चे को कौन से स्कूल में भेजना है। जैसे आप लोगों ने हिंदी मीडियम पिक्चर में भी देखा होगा कि मेरे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में जाना है या हिंदी मीडियम में जाना है, तो एक टसल सी आपस में हो जाती है। तो हमारा क्वालिटी ऑफ लर्निंग क्या बता रहा है कि मैं अपने बच्चे को किस प्रकार के स्कूल में डालूं। नंबर 2 पर है कि मेरे बच्चे की बुद्धि कितनी है क्या? तीसरा वाला कहता है कि हमें मेरे बच्चे को किस प्रकार का सामाजिक वातावरण मिले, मतलब कि जहाँ पे बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छा सोशल इंटरैक्शंस मिले, और चौथा वाला कहता है कि किस प्रकार की संस्कृति हो। अब आप ये भी जानते हैं कि स्कूल्स में भी अपना-अपना कल्चर अलग होता है। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड 3 पॉइंट है और 1 पॉइंट है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं है। अब आपको ढूँढना कैसे? जैसे मैंने पहले बताया था, जब भी नेचर नर्चर आ रहा है, हेरिडिटी एनवायरनमेंट आ रहा है, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? एनीथिंग दैट इज सब्जेक्टेड टू चेंज, जिसको आप बदल पाओगे वो कहलाएगा एनवायरनमेंट, और जिसको आप नहीं बदल पाओगे वो कहलाएगा आपका हेरिडिटी। अगर मैं कहती हूँ क्वालिटी ऑफ लर्निंग, क्वालिटी ऑफ लर्निंग इज सब्जेक्टेड टू चेंज। इनफैक्ट अगर मेरा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में जा रहा है और वहां पे भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मैं अपने बच्चे को कहीं ना कहीं ट्यूशन वगैरह, कोचिंग वगैरह कुछ दिलवाना चाहूंगी, सो दैट माई चाइल्ड कुड कोप अप विद द एकेडमिक स्ट्रेस। तो इसका मतलब वहां पर मैं उस चीज को बदल पा रही हूँ। तो इफ आई गो विथ क्वालिटी ऑफ लर्निंग, तो इसका मतलब ये तो बदला जा सकता है। अगर मैं आती हूँ नंबर 2 वाले पॉइंट के ऊपर जहां पे मैंने लिखा है आप लोगों का इंटेलिजेंस, तो अभी मैंने पहले ही इस बात को बोला था कि बुद्धि एक ऐसी चीज है, आईक्यू ऐसी चीज है जिसको आप बदल नहीं सकते। जितना आईक्यू है, और आप याद कीजिएगा, आपने पढ़ा होगा स्पीयरमैन साहब की टू फैक्टर थ्योरी। उस टू फैक्टर थ्योरी में स्पीयरमैन साहब ने सबसे पहले बोला था कि जो मेजर पार्ट है जी जनरल इंटेलिजेंस का, वो जन्मजात होता है, उसको आप बदल नहीं सकते। जितना आप लेकर आए हैं उतना ही आप लेके जाएंगे, तो इसको आप बदल नहीं सकते हैं। और अगर आप तीसरे वाले की बात करते हैं कि सोशल एनवायरनमेंट, तो बिल्कुल हम अपने सोशल एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं।
आज लोग चाहते हैं कि हम लोग सोसाइटी में घर लें। क्यों लें सोसाइटी में घर? क्योंकि वहाँ पर एक मेन जो एक इनकम वाला फैक्टर होता है, जिन लोगों की इनकम एक समान होगी, वो लोग उस प्रकार के खास फ्लैट में रहते हैं, जैसे एलआईजी, एमआईजी टाइप ऑफ फ्लैट्स होते हैं। तो वहाँ पर इकोनॉमिकली एक यूनिफ़ॉर्मिटी रहती है कि तकरीबन सभी लोगों का एक ही स्टैंडर्ड होता है और वहाँ पे बच्चों का जो गेट अलोंग है, जो सोशलाइज़ेशन है, समाजीकरण की प्रक्रिया जो है, वो बहुत सुगम हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। तो जाने कि जहाँ पे सोशल की बात है उसको तो हम बदल सकते हैं कि हम अपने बच्चे को किस प्रकार की कंपनी में, किस प्रकार के ग्रुप में मेरा बच्चा घूम रहा है और किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है। चौथे पे आते हैं कल्चर की बात। तो मैंने कहा हर स्कूल का भी अपना कल्चर है। तो कल्चर जो है उसको भी आप बदल सकते हैं। आपको जो भी संस्कृति रखती है, हमारा इंडिया में तो वैसे ही डेमोक्रेटिक है, सेक्युलरिज्म है। किसी भी प्रकार के धर्म को, किसी भी प्रकार के कल्चर को अगर वो मर्यादा के दायरे के अंदर आता है तो उसको आप अपना सकते हैं। तो कौन-सा वाला पार्ट था जिसको हम नहीं बदल पा रहे थे, वो था हमारा इंटेलिजेंस वाला पार्ट। तो इस प्रकार कभी-कभी क्वेश्चन बहुत घूम-घूम के भी आ जाते हैं, तो इसको आपने ध्यान देना होगा। अब नेचर वर्सेस नर्चर में, जहाँ पर हम एनवायरनमेंट वगैरह को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए और भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर हम हेरिडिटी की बात करेंगे तो आगे चल के हमें इसको डिटेल में पढ़ना होगा कि हेरिडिटी है अपने आप में क्या। हम कहते हैं जो भी माता पिता से जो भी कैरेक्टर बच्चों में आगे पास ऑन होते हैं उसको हम पढ़ते हैं हेरिडिटी के अंडर। लेकिन ये बात नीचे आपको समझनी होगी अंडरलाइन वे में, या अंडर स्टेटमेंट है जो लिखी नहीं गई है पर आपको समझनी है। ये वो फैक्टर है जिनको हम बदल नहीं पाएंगे। एनवायरमेंट हर उस पार्ट को कहते हैं जो बच्चे का ऐसा नहीं है कि जिसको लेकर वो पैदा हुआ है। मतलब जो भी बच्चे के आस-पास होगा और जिसको हम बदल भी पाएँगे, वो सारे के सारे कहलाएँगे आपके एनवायरनमेंट वाले पार्ट के अंदर। अब हेरिडिटी की जहाँ पर हम बात करेंगे, तो वहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कुछ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को लेकर कि हमारे कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी कौन कहलाएँगे। तो कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी में मान लीजिए मैं आपके ऑप्शंस लेकर चलती हूँ। क्या यह अपने आप में नाभिक न्यूक्लियस कहलाएगा? क्या यह क्रोमोसोम्स कहलाएँगे जिनको हम गुणसूत्र कहते हैं? क्या यह डीएनए कहलाएगा? क्या यह जीन्स कहलाएँगे? तो जो हमारी आनुवांशिकता के वाहक है, वो कहलाएँगे आपके जीन्स। और मैंने इस सारी चीज़ को एक ऑर्डर में रखा है कि अगर हम किसी भी प्राणी का सेल लेकर चलते हैं, अगर मैं एक एनिमल सेल वगैरह बनाती हूँ, तो सबसे पहले सेल के बीच में मिलेगा आपको नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर आपको जो धागे जैसे स्ट्रक्चर जो कभी ना कभी आपने स्कूल में ऐसी स्लाइड वगैरह देखी होगी क्रोमोसोम्स की, तो ये कहलाए नाभिक के जो अंदर है, मतलब विच आर इन द न्यूक्लियस, वो क्या कहलाएंगे? वो है आपके गुणसूत्र। तो गुणसूत्र का क्या काम होता है? ये निर्धारण करना कि लिंग क्या होगा, क्योंकि हम लिंग को क्या मानते हैं? लिंग क्या है? अपने आप में बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। एंड हाउ इट कुड बी डिसाइडेड? इट वुड बी डिसाइडेड बाय द क्रोमोसोम। अगर डबल एक्स आ रहा है तो वो लड़की होगी, अगर एक्स वाई होगा तो वो लड़का होगा। तो इसका मतलब क्रोमोसोम केवल ये डिसाइड करेंगे कि लड़का है या लड़की, और वो भी कौन सा वाला क्रोमोसोम? क्रोमोसोम का 23rd पेयर जो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। और हर सेल के अंदर, ह्यूमन सेल में, हमारे पास क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, 23 पेयर्स, मायने 46 यानी कि 46 क्रोमोसोम बोलो या 23 पेयर्स। और इस 23 में आखिरी वाला जो 23rd पेयर होता है वो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। और बाकी की जो रेस्ट ऑफ द 22 पेयर्स है वो सब अपने आप में बिल्कुल आइडेंटिकल पेयर होते हैं और उनका नाम होता है ऑटोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स में भी हमने देखा कि 23 पेयर्स है, 22 पेयर्स जो होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, उनका नाम ऑटोसोम्स बता रही हूँ। और जो आइडेंटिकल नहीं है वो आपका 23rd वाला क्रोमोसोम होता है। और उसमें जब हम देखते हैं कि लड़कों का अगर हम देखते हैं तो वो कहलाएगा एक्स वाई वाला क्रोमोसोम। और उसमें वाई वाला जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स क्रोमोसोम से हल्का भी होता है और छोटा भी होता है।
तो इस प्रकार क्रोमोसोम्स का तो ये रोल है। उसके बाद क्रोमोसोम्स किससे बने हुए हैं? क्रोमोसोम्स बने हुए हैं डीएनए, या अगर मैं कहूँ कि डीएनए और प्रोटीन से। और डीएनए जो है, डीएनए किससे है बना हुआ है? डीएनए के ऊपर क्या होते हैं? आपके जीन्स। और हर जीन एक स्पेसिफिक बॉडी के ट्रेट को डिनोट करता है कि हमारा कद क्या होगा, हमारी शारीरिक संरचना किस प्रकार की होगी, हमारा वजन ज्यादा होगा, हम लंबे हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, या हमारे स्किन का क्या कलर है, आंखों का क्या कलर होगा। ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये जीन्स डिसाइड करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये चीज़ों को हम बदल नहीं पाएँगे, क्योंकि इनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर है? उसको हम कहते हैं डीएनए के अंदर है। और डीएनए को कौन निर्धारित कर रहा है, कौन संचारित कर रहा है? वो कहलाएगा आपका जीन। तो जीन्स अपने आप में डीएनए में एक ऐसी फंक्शनल सेगमेंट पाई जाती है जो स्पेसिफिकली एक-एक ट्रेट को डिनोट करती है। इसी कारण हम सबकी शारीरिक संरचना एक समान नहीं होती, क्योंकि हम सबके जो जीन्स है वो अलग-अलग होते हैं। और उन जीन्स के ऊपर जब एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है, तो वो दोनों का मिला-जुला प्रभाव हमारी व्यक्ति भिन्नता का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। तो इसलिए यहाँ आज मैं खत्म करती हूँ क्लास, और अगली वाली क्लास में मैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट वाले पार्ट को एट लेंथ डिस्कस करूंगी। थैंक यू। गुड नाइट।